हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी विथ एपी। और करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। फरवरी के करंट अफेयर के अगले पार्ट पर बात करते हैं। और इसमें जो है आज का पहला क्वेश्चन देखो, आरबीआई का लेखा वर्ष अभी तक क्या हुआ करता था? जुलाई से जून, है ना। आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लेखा वर्ष हुआ करता था वो जुलाई से जून हुआ करता था। लेकिन अभी बिमल जालान समिति की सिफारिश पर क्या किया गया है कि इसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किए जाने की सिफारिश की गई है। जिसके तहत ये जो सिफारिशें हैं ये अगले वित्त वर्ष पर लागू होंगी। और ये जो आने वाला वर्ष है, यानी कि जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक, कुल 9 माह की अवधि का होगा इनका आरबीआई का लेखा वर्ष। और अगले 2021 से जो 22 का सत्र होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा। अभी ये किया क्यों गया है? क्योंकि बजट फरवरी में आता है, उसके बाद में जो बजट सत्र चलता है और जो भी नियम कानून जो बताए जाते हैं और जो भी सरप्लस होता है आरबीआई के पास, वो आसानी से सरकार को हस्तांतरित किया जा सके, तो वो सब आंकड़े एकत्रित करने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, तो आगे से याद रखोगे कि जो आने वाला 2021 से है, उसमें आरबीआई का जो लेखा वर्ष होगा, यानी आरबीआई का वित्त वर्ष जो होगा वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे अभी कुछ दिन 24-25 फरवरी को भारत में, तो उसी से 1-2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर की सूची से भारत का विलोपन किया गया, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसके तहत भारत का विलोपन किया गया है। और इसके साथ ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम का भी विलोपन किया गया। ये जो सूची थी, पहली बार किसे किस में रखना है, किसे किस में नहीं रखना है, ये सबसे पहली बार 1998 में बनाई गई थी। और जो फरवरी 2020 में अमेरिका के जो व्यापार प्रतिनिधि ने है, यानी यूएसटीआर ने इसे विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की नई सूची जारी की है, जिसमें भारत का विलोपन हुआ है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि भारत जैसे ये भी जो है, ये तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था है, जिसमें जो है कुछ फ्री ट्रेड के तहत इन्हें जो बेनिफिट मिलना था वो अब इनसे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एनटीपीसी लिमिटेड को भारत सरकार से टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड को 74.50% जारी एवं चुकता शेयर पूंजी का अधिग्रहण करने हेतु मंजूरी की। अभी यह है क्या कि जो ये आपकी जो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड है, ये एक विद्युत मंत्रालय के अधीन कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, जिसके भारत सरकार के पास 74.50% शेयर हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार के पास बाकी के शेयर हैं 25.50% शेयर। अगला है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एनटीपीसी लिमिटेड को भारत सरकार से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन निपको, ठीक है, ये याद रखना, निपको कहाँ की कंपनी है? ये भारत की है और पूरा का पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये कार्यरत है। तो ये करती क्या है कि निपको का मुख्य व्यवसाय जो है ये है पनबिजली, ताप एवं सौर विद्युत केंद्रों से। ठीक है, तो कुल मिला के 100% जारी चुकता एवं शेयर पूंजी का अधिग्रहण की मंजूरी दी है और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, देखो इसमें ये पूछा जाएगा कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु कैश इज किंग बट डिजिटल इन डिवाइन, अर्थात नकदी भव्य पर डिजिटल दिव्य है, का नारा ये किसने दिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक में। विकल्प में यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये सब मिलेंगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कैश इज किंग बट डिजिटल इन डिवाइन का क्या नारा दिया। अगला, सभी को मालूम है कि भारत में यूरो 6 कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 अप्रैल 2020 से। तो भारत में यूरो 6 और BS6, देखो यूरो क्या होता है? यूरो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, और जबकि भारत एक भारत का मानक है, इसी के समतुल्य कह सकते हो। तो भारत स्टेज 6
ग्रेड के पेट्रोल और डीजल की बिक्री 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी। BS6 के अनुकूल पेट्रोल और डीजल में सल्फर की मात्रा 10 ppm होती है ना। और जो BS3 था वो 2010 में भारत ने अपनाया था। BS4 था वो 17 में, और 5 को इन्होंने लिया नहीं और डायरेक्ट 4 से 6 पर मूव कर गए, जो 2020 से लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह की कंपनी नेल्को ने भारतीय विमानन क्षेत्र में उड़ान के दौरान ब्रॉडबैंड सेवाएं हेतु पैनासोनिक एवियोनिक्स के साथ मिलकर साझेदारी की, ठीक है। और इस विमानन से जुड़ने वाली पहली कंपनी जो है वो है विस्तारा, जो टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस की संयुक्त कंपनी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र की बैंक ICICI ने अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष सुविधा आई बॉक्स लॉन्च किया, ठीक है। ये याद रखना कि आई बॉक्स क्या है। तो आई बॉक्स जो है ICICI के द्वारा एक सुविधा है शुरू की जाने वाली। इसमें क्या होता है कि ये एक टर्मिनल है ATM मशीन की तरह। जैसे कि जब क्या नाम बैंक बंद भी रहेगी तो ये ATM की तरह ब्रांच के बाहर लगाया गया होगा, जिससे बंद भी हो जिस दिन तो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड और चेक बुक ले जाके इसे बैंक का पूरा काम कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये 75 शहरों में लॉन्च है, ठीक है। अगला है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में क्रूड स्टील का उत्पादन यानी कच्चे स्टील का उत्पादन 2019 में 1.8% बढ़कर 111.2 मिलियन टन हो गया। तो इसमें ये याद रखना, देखो ये तो सब भाषा है, और ये याद रखना कि जो भारत है कच्चे स्टील का उत्पादन करने में किस स्थान पे, दूसरे नंबर पे, प्रथम पे चीन, तीसरे पे जापान, ठीक है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है वो है आपका ईरान, ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन ये अंतिम लाइन है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ईरान ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है, ठीक है, सर्वाधिक 30.1%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस जियो देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बना जिसने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से UPI भुगतान देने हेतु सुविधा प्रदान की। UPI है ना, UPI मतलब समझ रहे ना, यूनिफाइड इंटरफेयर सॉरी यूनिफाइड इंटरफेयर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेयर है ना। तो भुगतान देने की सुविधा प्रदान की है, यानी कि जो दूर संचार कंपनी में पूछा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में तो रिलायंस जियो ऐसा पहला है, ठीक है। अगला है कि नीदरलैंड स्थित टॉमटॉम संस्थान के द्वारा वैश्विक यातायात सूचकांक 2019 का 9वां संस्करण जारी किया गया। भारत के 4 शहरों को शीर्ष 10 के अंतर्गत रखा गया है, जो यातायात संतुलन बनाने वाले शहरों में शामिल हैं, ठीक है। यानी कि यातायात सुलभ सबसे ज़्यादा किन शहरों में, तो बंगलुरु, मुंबई, पुणे और दिल्ली क्रमशः हैं ये, ठीक है। और अगर सभी पूरी सीरीज में देखे जाएँ, ये भारत के हैं, और सभी में देखा जाए तो बंगलुरु, मनीला, कोलंबिया, मुंबई, पुणे, मास्को, पेरू, नई दिल्ली और इस्तांबुल और जकार्ता वगैरह, ठीक है। ये सब हैं, कुल मिला के अपने भारत के याद रखने हैं चारों। वर्तमान समय में भारत जो है अमेरिका का शीर्ष व्यापारिक वर्तमान समय में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है ना, क्योंकि जो 87.95 बिलियन लगभग आप कह सकते हो 88 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है अमेरिका के साथ, द्विपक्षीय व्यापार, और चीन के साथ होता है 87.07 अमेरिकी डॉलर के माध्यम से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की इकाई परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने मंड्या कर्नाटक में, ठीक है, ये जगह याद रखनी है, मंड्या कर्नाटक में 14,100 टन लिथियम की खोज के भंडार की मतलब खोज की गई, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि चिली जो है सबसे जो उत्पादक शीर्ष हैं वो लिथियम में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चिली, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अर्जेंटीना और पुर्तगाल। तो 2019 में एक आंकड़ा दिखाता है कि भारत ने जो लिथियम आयन का क्या नाम आयात किया वो किया था 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, और जो 2017 में किया था वो किया था आपका
$384 बिलियन का। तो आप समझ सकते हो। और भारत को लिथियम की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर ये जोर कर रहा है, जिसमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, और बैटरी बनती है लिथियम से। ठीक है, हमारे मोबाइलों की भी जो बैटरी होती है उसमें भी लिथियम आयन प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एनटीपीसी वित्तीय वर्ष 2018-19 में शीर्ष 3 सबसे लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम थे। यानी ओएनजीसी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, उसके बाद एनटीपीसी को, और सबसे जो घाटा में रहे बीएसएनएल, एयर इंडिया और एमटीएनएल। ठीक है, अगला 2021 तक भारतीय रेलवे सभी रोलिंग स्टॉक को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी कि आरएफआईडी टैग से संयोजित करने की परियोजना का क्रियान्वित करने का प्रयास कर रही है। तो पूछा जाएगा आरएफआईडी टैग किसके द्वारा लगाया जाता है या किसके द्वारा शुरुआत की गई इसकी? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए गए, और ये आंकड़ा कहता है कि 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट वहाँ पर गैस का भंडार हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने ऑनलाइन लॉटरी योजनाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, और ये क्या करेगा? अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र की एक जगह है बदावन। ठीक है, तो बदावन में ही नया प्रमुख बंदरगाह की स्थापना की जाएगी। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तथा श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने हेतु एलायंस एयर को पहल करने की मंजूरी दी। ठीक है, यानी कि जो इसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी तो वो एलायंस एयर कंपनी के द्वारा की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, घाटे में चल रही थी सबसे ज़्यादा, तो ये तेलंगाना ज़िले के संगारेड्डी में स्थित थी। तो ये नोट डाउन करते रहना क्वेश्चन। ठीक है, देखो, एक टीवी विज्ञापनों के मानदंड होते हैं जो जारी किए जाते हैं, तो वो करती है संस्था ASCI। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म इसका एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो विज्ञापन आते हैं वो इसी के अथॉरिटी में होते हैं। अगला है, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने प्रीपेड प्लान के साथ जीवन बीमा की पेशकश की है। पूछा जाएगा कि पहली ऐसी भारतीय टेलीकॉम कंपनी कौन है जिसने प्रीपेड प्लान के साथ जीवन बीमा की पेशकश की है। और 179 प्रीपेड प्लान के साथ 2 लाख का जीवन बीमा का ऑफर किया गया है, जिसमें 18 से 54 आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाएगी ये सुविधा। और अगर 599 का रिचार्ज कराते हो तो उस पर 4 लाख का जीवन बीमा ऑफर है। अगला और संभवतः अंतिम क्वेश्चन आगे का है, एक सौर संचालित मानव रहित विमान फासा 35 की सफलतापूर्वक उड़ान रही। और ये जो फासा है ये आपकी 35 मीटर पंखों वाला स्वचालित मानव रहित विमान है। यह इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत रूस रक्षा सौदा $16 बिलियन के स्तर को पार कर गया। और यहाँ से याद रखने वाली ये है कि S-400 मिसाइल सिस्टम भारत कहाँ से ले रहा है? रूस से। कामोव हेलीकॉप्टर कहाँ से ले रहा है? रूस से। क्लास निकोब राइफल कहाँ से ले रहा है? रूस से। और KA-267 हेलीकॉप्टर यानी KA-266 हेलीकॉप्टर कहाँ से ले रहा है? तो फ्रांस से। तो आज के यही क्वेश्चन थे, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अन्य लोगों तक भी पहुंचाओ।